तुम क्वांटामेनिया के एंडिंग को जितना सिंपल समझ रहे हो वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वही मैं तुमको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। वैसे तुमने अभी तक अगर क्वांटामेनिया को देख लिया है तो फिर तुमको पता होगा कि मूवी के एंड में कैंग के हारने के बाद क्या हुआ था। एंटमैन और वास्प क्वांटम रिल्म से एस्केप कर गए थे, जो तुम्हें टू गुड टू बी ट्रू जैसा नहीं लगा? मतलब पहली बार मोडॉक के कितने दिनों के सिग्नल्स भेजने के बाद तब जाके ये सारे क्वांटम रिल्म तक पहुंचे थे, लेकिन मूवी के लास्ट में कैसी ने बहुत इजीली इनका लोकेशन ढूंढ के वहां तक का पोर्टल खोल दिया था, जो हजम होने वाली बात नहीं है। क्योंकि मूवी देखते टाइम सिचुएशंस ऐसे बन गए थे जिनको देख के मेरे हिसाब से हर किसी को यही लगा होगा कि ये दोनों यहीं फंस के रह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दोनों ही आराम से निकल गए थे क्वांटम रिल्म से, जिसको देख के ऐसा लगा कि जैसे कोई जाने दे रहा है उनको वहां से। लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज चीज तो इन दोनों के क्वांटम रिल्म से बाहर निकलने के बाद हुआ। प्रोबेबली तुमको याद रहेगा कि मूवी के फर्स्ट स्कॉट वाले सीन में जहां स्कॉट के चलते टाइम उसके बैकग्राउंड में स्कॉट अपने लाइफ के बारे में बता रहा था कि वो कैसे एक एवेंजर बना, कैसे टाइम हाइस्ट करके दुनिया को बचाया, कैसे इतना सक्सेसफुल हुआ। और इसी सेम स्टाइल में बैकग्राउंड में स्कॉट की आवाज देके मूवी को एंड भी किया गया था। बट द स्ट्रेंज पार्ट इज कि पहले वाले सीन में बैकग्राउंड में जो वॉइस ओवर चल रहा था वो था स्कॉट का, जब वो एक बुक स्टोर में बच्चों को अपने बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय से पढ़ के सुना रहा था। तो वो तो चलो समझ में भी आता है, बट एंडिंग में वो किससे बात कर रहा था? हो सकता है कि वो अपने आप से बात कर रहा हो, या फिर डेडपूल के जैसे फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस से बात कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसको ऐसा किसी स्क्रिप्ट की तरह बुलवा रहा हो, जिसको फिगर आउट करते करते एक टाइम पे स्कॉट बहुत सीरियस सोच में पड़ गया था कि साला मैं बोल क्या रहा हूँ। बट स्कॉट बीइंग स्कॉट तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बात सोचने वाली है। खैर इसी के साथ साथ कुछ और वियर्ड चीज थे यहाँ, जैसे कि तुम सभी को पता ही होगा कि ये दोनों स्ट्रीट सेम ही है। इन दोनों में फर्क बस इतना है कि ये वाला स्ट्रीट एंटमैन फैमिली के क्वांटम रिल्म में जाने से पहले का है और ये बाद का। बाकी ये दोनों स्ट्रीट सेम ही है, लेकिन फिर भी एंडिंग में जिस स्ट्रीट को दिखाया गया है उसमें थोड़ा सा चेंज है, जो है एंटमैन के मास्क का ये वाला ग्रेफिटी, जो पहले वाले स्ट्रीट में नहीं था। इसी के बाद के एक सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्कॉट को देख के रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वही एंटमैन है, तो वो उसे देख के स्माइल करता है। लेकिन थोड़ा आगे जाके जब वो आदमी एंटमैन के उस ग्रेफिटी को नोटिस करता है तब वो फिर से स्कॉट की तरफ शॉकिंगली देखता है, जो थोड़ा ऑड था। वैसे एमसीयू में ग्रेफिटी का यूज तब हुआ है जब कोई मरा है या फिर डिसअपियर हुआ है, और उन्हीं के जैसे यहाँ एंटमैन का ग्रेफिटी यूज हुआ है। तो इससे क्या साबित होता है कि क्या एंटमैन मर चुका था या फिर कई सालों के लिए डिसअपियर रहा था। पर अभी अगर स्ट्रीट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये आदमी ही नहीं, जितने भी सारे लोग थे यहाँ वो सारे के सारे स्कॉट को ऐसे देख रहे थे जैसे कितने सालों के बाद देख रहे हो। इसके अलावा इसी स्ट्रीट में तुम आंखों में चुभने वाला एक कलर को कॉन्स्टेंटली नोटिस कर पाओगे, पर्पल। अब देखने जाओ तो जब जब ये पर्पल कलर आया है तब कहीं ना कहीं से ग्रीन कलर भी आया है, और कैसे के बर्थडे के टाइम भी दो कलर्स प्रेजेंट थे यहाँ, बलून्स में डीप पर्पल और केक में डीप ग्रीन। और ये पर्पल और ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैंग के सूट को तुम अगर देखो तो फिर वहां तुम्हें ग्रीन और पर्पल कलर का मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। अब तुम अगर हॉरर या फिर क्रीपी टाइप की मूवीज देखते हो तो तुमको शायद पता होगा कि डायरेक्टर्स अपने मूवीज में इविल प्रेजेंस को दिखाने के लिए बैकग्राउंड में अक्सर ऐसे वाइब्रेंट कलर्स यूज करते रहते हैं। पेनीवाइज और रेड बलून का कनेक्शन इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट, जो मेरे को हॉरर कम लेकिन बहुत क्रीपी टाइप का मूवी लगा था। और क्वांटामेनिया भी एंड होते होते काइंड ऑफ क्रीपी हो जाती है, क्योंकि इस बच्चे ले जाने वाला व्हीलचेयर में कुत्ते को बच्चे का टोपी पहना के घुमाना किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है। एंड आई एम डैम श्योर कि मूवी में अगर इस औरत के फेस को दिखाया जाता तो फिर वो एक क्रीपी टाइप का स्माइल देती ही। इसके अलावा एक और वियर्ड चीज था यहाँ, जैसे कि स्कॉट जब जा रहा था यहाँ से तब उसको एक कपल क्रॉस करता है, पर कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों सडनली फिर से उसके आगे आ जाते हैं। Isn't it kind of weird? मतलब मेरे को तो लगा। अब 20% चांस ऐसा है कि ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह कोई क्रू एरर हो, क्योंकि वहां भी एक आदमी को एक ही सीन में दोबारा दिखाया गया था। बट जो 80% रह जाता है ना, उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने जानबूझ के इस पर्टिकुलर सीन को यहाँ डाला है, क्योंकि इस वाले सीन को तुम अगर देखो तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी प्लेबैक स्पीड बढ़ाया या घटाया नहीं है, जो है मूवी में वही है यहाँ। लेकिन ठीक जब ये दोनों स्कॉट के आगे फिर से आए, ठीक तभी इस वाले फ्रेम का स्पीड स्लो कर दिया गया, जैसा कि डायरेक्टर इंटेंशनली दिखाना चाह रहे हो कि देख ये फिर से आया। अब तुम अगर इन दोनों के कपड़ों के कलर्स के ऊपर भी ध्यान दो तो फिर तब भी तुम्हें दो कलर्स देखने को मिल जाएगा, पर्पल और ग्रीन, जो अगेन कैंग का ही कलर है। वैसे इन दोनों सीन्स को देख के मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई ग्लिच है, मूवी का टेक्निकल वाला ग्लिच नहीं। याद है वांडा ने कैसे वेस्ट व्यू को कैप्चर करके वहां के लोगों को एक लूप में फंसा दिया था, जहां वांडा की इस लूप की वजह से हर कोई हर दिन एक ही रूटीन को फॉलो करता था, लेकिन कभी कभी उनमें से कोई फ्रीक्वेंटली एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा था। दैट इज कॉल्ड ग्लिच। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि स्कॉट भी किसी लूप में फंस गया है जहां वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। और उसने लास्ट में ऐसा बोला भी था कि वो हर दिन कैसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा। हाँ, उसने बोला है कि वो 5 सालों के लिए कैसी के लाइफ में नहीं था तो इसीलिए वो ये सब कर रहा है, लेकिन फिर भी हर दिन
लूप जैसा नहीं लग रहा है तुम्हें? मतलब हर दिन बर्थडे सेलिब्रेशन अजीब तो है। इट्स पॉसिबल कि वो किसी लूप में फंस गया हो और ये वाला सीन उसी लूप का एक ग्लिच हो। सो द क्वेश्चन इज कि अगर लूप सही में है तो फिर इस लूप को कंट्रोल कौन कर रहा है? इट्स कैंग, क्योंकि थ्रू आउट दिस सीन्स में कैंग का रेफरेंस किसी इविल प्रेजेंस की तरह बार बार मिला है कलर्स के थ्रू। वैसे भी क्वांटामेनिया वाले कैंग ने एक बार बोला था कि अगर वो क्वांटम रिल्म से बाहर ना निकला तो फिर सब मारे जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम कैंग सच ही बोल रहा था और अभी जब कैंग एंड में क्वांटम रिल्म से बाहर नहीं निकल पाया तो अभी बाकी के कैंग्स मल्टीवर्स को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। उन्हीं में से एक कैंग ने स्कॉट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसको क्वांटम रिल्म से सीधा किसी टाइमलाइन या फिर लूप में शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि इट्स लाइक कि जैसे एंटमैन और वास्प को वहां से कोई जाने को दे रहा है। अब सुनने में ऐसा आ रहा था कि इन्फिनिटी सागा में जैसे आयरन मैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक वैसे ही एंटमैन का मल्टीवर्स सागा में रहेगा। एंड वी ऑल नो कि टोनी ने क्या किया था थैनोस के साथ। तो उस हिसाब से अगर सब कुछ रहा तो फिर एंटमैन भी कैंग्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, जिसको टाइम रहते ये सारे कैंग्स अपने काबू में तो रखना चाहेंगे ही। आफ्टर ऑल इन दोनों ने उस कैंग के वेरिएंट को हराया है जिसने थॉर तक को मार के रखा है, जिसको मारने के लिए ये तीनों कैंग्स कितना डिस्परेट थे पोस्ट क्रेडिट सीन में, उसको एंटमैन ने हरा दिया है। तो बाकी कैंग्स तो चाहेंगे ही ना कि उसको अपने कंट्रोल में रखे। अब मैं इसमें श्योर तो नहीं हूँ कि एंडिंग में असल में हुआ क्या, बट इतना जरूर पता है कि जो भी हुआ है वो बहुत ही अजीब हुआ है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि मैं तुमको जो समझाना चाह रहा हूँ वो तुम समझे हो। फिर भी तुम्हें अगर वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो फिर प्लीज लाइक कर देना एक, और अगर ज्यादा पसंद आ जाए तो फिर अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।